हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछला लेक्चर हमने 8 तारीख को लिया था, उसके बाद कोई लेक्चर नहीं लिया क्योंकि मेरा मेंस आ गया था। तो फिर मैं मेंस में एग्जाम थे तो उसमें लग गया था। तो इसलिए जो अब उसके बाद अपन ने पहले क्या पढ़ा था, विदेश नीतियाँ पढ़ ली थी। विदेश व्यापार जो नीतियाँ दी थी उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उनको आगे अपन कंप्लीट करते हुए सार्क के जो संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हैं कुछ, जैसे सार्क दिया है, आसियान दिया है और वो अपना G20 दिया है, इन सभी को अपन को पढ़ना है। तो उसको आगे लेक्चर लेते हुए पढ़ते हुए तो अपन साल पढ़ते हैं। पहले कौन सा, सार्क संगठन पढ़ते हैं कि ये इसका क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी स्थापना कब हुई, इसका विचार पहले कौन लेके आया, ये सब चीज़ों के बारे में अपन इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो अपने इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि सीधे सीधे इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि ये सार्क है क्या, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो अपन को याद रखना चाहिए, इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। अपन को याद रखना है कि इसका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई, दक्षिण आसिया मतलब एशियाई क्षेत्रीय एसोसिएशन, सॉरी मैं संघ, क्षेत्रीय, एक मिनट में इसको देख के बता दूँ इसका हिंदी में क्या बोलते हैं। दक्षिस के नाम से भी जाना जाता है इसको, सीधे पढ़ लो, कहीं दक्षिस पूछ लें तो हमको याद रखना चाहिए कि दक्षिस क्या है। तो इसी को दक्षिस बोलते हैं अपन। ये इसका इंग्लिश का पूरा नाम है इसका, सार्क का। और अपन को देखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका विचार कौन लेके आया और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। जो इसकी जो स्थापना कब हुई, 7 से 8 दिसंबर 1985 को। तो अपन को याद रखना चाहिए जिसकी स्थापना कब हुई, 7 से 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो विचार सर्वप्रथम कौन लेके आया कि सार्क संगठन की स्थापना की है, तो कौन लेके आया इसका विचार, तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे उस समय जियाउर रहमान, उनके जो विचार जो लेके आए सार्क का विचार किसने दिया है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान। विचार प्रस्तुत किया जियाउर रहमान ने, कहाँ के, बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, इन्होंने विचार दिया था। अब इसकी जो स्थापना की गई थी उसमें इसका जो मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में भी वही है। और जब स्थापना की तभी उन्होंने नेपाल का जो काठमांडू शहर है, वहाँ की जो कैपिटल है काठमांडू, उसको इन्होंने वहाँ हेडक्वार्टर बनाया था इसका, सार्क का, नेपाल के काठमांडू। याद रखना अपन को। तो ये क्या है, मुख्यालय था, मुख्यालय। जब इसकी स्थापना की गई तो इसके जो संस्थापक देश थे वो कितने थे, 7। संस्थापक सदस्य देश कितने थे, 7। अब कौन कौन से थे अपने को एक बार देखना। जो अपने जो भारत
अपन मैप से पढ़ेंगे इसको, जो भारत है देश है, जो नक्शा बना हुआ है उसके आसपास जो कंट्री हैं, जैसे कि ऊपर में ले लो, उत्तर पूर्व में ले लो, नेपाल भूटान हो गया अपना, बंगाली की खाड़ी में ले लेंगे तो दो आ जाएंगे, बंगाली खाड़ी का एक आएगा, बांग्लादेश ही आ जाएगा, दूसरा श्रीलंका आ जाएगा। ठीक है, तो अपन जैसे ही अरब सागर में जाएंगे तो वहाँ मालदीव आ जाएगा, जैसे गुजरात से ऊपर जाएंगे अपने जो कच्छ की खाड़ी के ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान आएगा, ऊपर में जो अफगानिस्तान है वो इसका सदस्य। तो ये टोटल मिला के 8 सदस्य हैं। लेकिन जब संस्थापक जिसकी जो संस्था की स्थापना की गई थी उस समय जो सदस्य देश थे वो कितने थे? 7 थे। अपन को याद रखना है 2007 में 8वां अफगानिस्तान जो देश इसमें शामिल होगा वो कौन से नंबर का? 8वें नंबर का है। तो इसलिए अभी वर्तमान सदस्य भी 8 हैं। अपन को याद रखना है कि जो नवीन देश इसमें कौन सा शामिल हुआ है तो अफगानिस्तान है। जो 7 देश हैं ये मैं लिख देता हूँ, भारत हो, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव। याद रखना ये 7 संस्थापक सदस्य देश थे। जो 8वां इसका देश बना था, 8वां इसमें जो शामिल हुआ था, 8वां कौन सा था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना था। तो अपन को याद रखना है 8वां इसका जो सदस्य देश बना कौन सा है? अफगानिस्तान। इसकी स्थापना कब शामिल किया गया था इसमें? 2007 में। इसको जो शामिल किया गया था 7 में, तो कब? 2007 में। ये अपन को याद रखना है। अब इसको देख सकते हैं, इसका जो प्रमुख होता है, जो सार्क का जो प्रमुख होता है, ये सचिवालय बना हुआ है काठमांडू में, तो इसका जो प्रमुख है वो कौन होता है? महासचिव बैठेगा उसमें। अब महासचिव का जो कार्यकाल है कितना? 2 वर्ष का डिसाइड किया गया कि 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद इसका महासचिव वो चेंज होगा या फिर उसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, पुनःनियुक्ति की जाएगी जो भी। अब उनको जो वर्तमान में जो अभी इसके सार्क के जो महासचिव हैं वो कौन से हैं? याद रखना है 15वें नंबर के हैं, जो 15वें नंबर के हैं, MD गुलाम, MD गुलाम सरवर, MD गुलाम सरवर इसके अभी वर्तमान में महासचिव हैं। और ये कहाँ के? बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के। तो इतनी चीज़ अपन को याद रखना है। इसका जो महासचिव का जो कार्यकाल कौन है? महासचिव है साहब, इनका जो कार्यकाल है कितने? 2 वर्ष अवधि का कार्यकाल, अवधि इसकी जो है वो कितनी? 2 वर्ष, या फिर कार्यकाल इनका 2 वर्ष का है। अब लोग इतनी चीज़ें याद रखने हैं। ये सार्क का होगा बेसिक कि अपन को क्या है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि कब स्थापना हुई, कौन विचार लेके आया, कहाँ मुख्यालय है, महासचिव वर्तमान में कौन है, और इनकी अवधि वो कितने वर्ष की है, संस्थापक सदस्य कितने थे, अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इतने ये सब चीज़ अपन ने जानी है। अब इसके पीछे इनकी जो सार्क संगठन की स्थापना की, इसके पीछे कुछ उद्देश्य भी हैं इनके। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जो जितने भी सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक उन्नति करना सबसे बड़ा इनका उद्देश्य है, कि जो सदस्य देश हैं उन सभी में आर्थिक उन्नति करना, एक दूसरे के सहयोग, एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा, पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और उनके यहाँ जो भी तकनीकी नहीं है तो तकनीकी जो भारत जैसे देश है, सभी देशों में विकसित देश है, अभी जितने जो सार्क संगठन के जो देश हैं तो उसमें भारत सबसे ज़्यादा विकसित है। तो भारत के देश की जिम्मेदारी कि अन्य देशों में अपनी जो तकनीकी प्रोवाइड करवाना, जीवन स्तर में सुधार लाना, उनकी रोजगार के अवसर में सृजन करना, उनके यहाँ ये निवेश करना, ये सब चीज़ें भारत देश करेगा। और जो पाकिस्तान है और भी जो है वो करेंगे, श्रीलंका वगैरह होगा, क्योंकि ये विकसित देश है उसमें, इस कंट्री में उनके अपेक्षा। तो ये सभी चीज़ इनके उद्देश्य क्या है? सबसे पहले वहाँ रोजगार का सृजन करना है, निवेश को बढ़ावा देना है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है, तकनीकी प्रोवाइड करवाना है उनको, ये सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा।
और उनकी अर्थव्यवस्था है जो, तो उनकी उन्नति करना है और पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना है। ये सभी चीज़ें क्या है, इनके उद्देश्य हैं, अपन को याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, अपन एक बार लिख देता हूँ मैं उद्देश्य। रोजगार के अवसर का सृजन करना। दूसरा लिख लो, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार लाना। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था उन्नयन करना। अर्थव्यवस्था उन्नयन करना। तकनीकी प्रोवाइड करवाना। सदस्य देशों क्या तकनीकी उपलब्ध करवाना। सदस्य देशों में पारस्परिक सहयोग की भावना विकास करना। पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास। ये सभी चीज़ इनके साथ के उद्देश्य है। ठीक है, अपन को याद रखना है कि पूछ लें तो उसमें तो अपन को ये बना पाए, क्वेश्चन आ जाए तो अपन कर पाए अपना। अब अपन देखेंगे सार्क। इसका जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, इसकी जो सार्क सदस्य देश है उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो अपन को याद रखना है कि 3.8 ट्रिलियन 3.8% वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है, 3.8% वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान। कितने 3.8% है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, और डॉलर में देखिए तो 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इसकी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सार्क सदस्य देश हैं उनकी योगदान है या उनकी भूमिका है अदा करता कितना है, अर्थव्यवस्था में करता है 3.8% योगदान देता है अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, और 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बाद देखा जाए इसका जो क्षेत्रफल देखा जाए कि पूरे मतलब विश्व की भूमिका, विश्व के क्षेत्रफल का और जो सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल कितना है, तो विश्व के क्षेत्रफल का 3% के लगभग, कितना याद रखना अपन को, 3% लगभग 3% है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका जो सार्क सदस्य देशों का कितना क्षेत्रफल है, तो 3% है। और जनसंख्या में देखा जाए तो कितना 21%। वैश्विक जनसंख्या का सार्क सदस्य जनसंख्या कितनी है, वैश्विक जनसंख्या का 21%। 21% जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो अपन को याद रखना है 3 डेटा, 21% जनसंख्या है, क्षेत्रफल 3% है, और जो अर्थव्यवस्था में योगदान कितना परसेंट की दृष्टि से 3.8% है, और 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उनकी अर्थव्यवस्था है। ये सभी चीज़ें फैक्ट इनको याद देखना है अपन को। अब अपन देखेंगे जो सार्क की कुछ वित्तीय संगठन है, वित्तीय संस्थाएं दी गई, इसमें शाखाएं प्रावधान किए गए वित्तीय प्रावधान, तो कुछ शाखाएं खुली हैं, तो कौन कौन सी है। पहला तो ये शिखर सम्मेलन है,
जो पहली है कौन सी है, शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन में क्या है, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था और वर्तमान में कहाँ, जिस शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते तो इसकी जिम्मेदारी, शिखर सम्मेलन जो संस्था है, शाखा है, इसकी जिम्मेदारी। तो पहला जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था अपना, ढाका, ढाका में हुआ था 1985 में। और वर्तमान में जो अभी मैंने चेक किया है, मुझे तो अभी 21वां मिला है, 21वां जो किया गया वो कब, दिसंबर जनवरी 2023, दिसंबर जनवरी 2023। इसके बाद अगर कोई हुआ हो तो देख लेना, करंट जब पढ़ोगे तो उसमें करंट दृष्टि से पूछा जा सकता है ये। अब अपन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं शिखर सम्मेलन हो गया, इसके बाद देखते हैं मंत्रिपरिषद, एक संगठन होता है, इसमें संस्था हो गई मंत्रिपरिषद। तो इसमें कौन शामिल होता है, कौन, इसमें विदेशी मंत्रियों की परिषद है। इसमें जो विदेशी मंत्री होते हैं उनको इसमें शामिल सदस्य होते हैं, इसके विदेशी मंत्रियों की परिषद, विदेशी मंत्रियों की परिषद। अब उनको जो विदेशी मंत्री है, ये 7 सदस्य देशों के जितने भी देश हैं उनके जो भी विदेश मंत्री, उनको इसमें शामिल किया जाता है, तो विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसके बाद देखते हैं अपन स्थायी समितियां हैं। स्थायी समिति, इसमें कौन शामिल होते हैं, स्थायी समितियों में होते हैं विदेश सचिवों की समिति है, जो विदेशी जो संगठन में जितने सदस्य देश हैं उनके सचिव शामिल होंगे, विदेश सचिवों के याद रखना, इसमें होंगे विदेश, स्थायी समितियों विदेश सचिवों की समिति है। इसके बाद देखते हैं तकनीकी समिति आती है। तकनीकी समिति आती है, इसके अंदर जो सार्क सदस्य दे दो, गठित प्रतिनिधियों की समिति है। जो सार्क सदस्य हैं वो गठित करती है अपने प्रतिनिधि, सार्क सदस्य देशों के, सार्क सदस्य द्वारा गठित समिति, गठित समिति, ये तकनीकी समिति हो गई। इसमें एक होती है कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति। इसमें कार्यकारी समिति होती है। इसके बाद एक और होती है सचिवालय, ये 6 शाखाएं इसकी, अब उनको याद रखना है। पहला शाखा सम्मेलन हो गया, दूसरा मंत्रिपरिषद हो गया, तीसरा स्थायी समिति हो गई, चौथा तकनीकी समिति हो गई, 5वां कार्यकारी समिति और 6वीं सचिवालय हो गई। ये 6 शाखाएं इनकी, वित्तीय प्रावधान किए गए, इनमें 6 समितियाँ हैं, 6 शाखाएं, इनके माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करती हैं। ये सार्क की अपने इतनी चीज़ें पढ़ी। अब इसके बाद सार्क के अंदर 2 संस्थाएं और हैं, साप्टा, एक साप्टा है। इनको भी इसी के अंदर रखा गया है। तो कहीं पूछ लें कि साप्टा जो समझौता हुआ वो कब हुआ, साप्टा वो कब हुआ, इसका विचार कौन लेके आया, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सब चीज़ें, इसके अंतर्गत कोई प्रावधान हुई, कुछ किया गया हो तो कौन कौन सी मद क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं वो साप्टा, एक साप्टा और एक है साप्टा। साप्टा ये 2 है। अब इनको इसके अंदर 2 पढ़ने पड़ते हैं। साप्ता का मतलब होता है, जो साप्टा है साउथ एशिया, पी से होता है प्रिफरेंशियल, ट्रेड एग्रीमेंट।
हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशिया वरीयता, प्रीफरेंशियल मतलब वरीयता, और ट्रेड मतलब व्यापार, एग्रीमेंट व्यापार समझौता। दक्षिण एशिया प्रीफरेंशियल मतलब वरीयता व्यापार समझौता, इसका हिंदी में है, तो हमको याद रखना है। एक इसका कहीं कहीं इसका दूसरा नाम भी आता है, नेट पर सर्च करोगे तो ये प्रेफरेंशियल के बाद जो आएगा अपना वो ट्रेडिंग एग्रीमेंट आएगा, अरेंजमेंट आएगा। एग्रीमेंट की जगह क्या आता है? ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ट्रेडिंग अरेंजमेंट। इसको भी याद रखना हो, पूरा हो जाएगा। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल, इसका क्या प्रेफरेंशियल ही आएगा। जो टी से मतलब यहाँ ट्रेडिंग आ जाता है, यहाँ ट्रेड है वहाँ ट्रेडिंग हो, ए का जहाँ दिया है एग्रीमेंट वहाँ दिया है अरेंजमेंट। तो अपन को ये दोनों याद रखने कि कौन सा वाला है। अगर ये नहीं दिया हो तो ये दिया, तो इसको अपन को सही करना है। अगर ये नहीं दिया तो ये दिया, तो इसको देखना है। इसलिए मैंने दोनों ही बता दिए। इसका जो पूरा नाम है साप्ताह। इसका जो प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? ये जो इसका साप्ताह का जो प्रस्ताव सबसे प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? प्रस्ताव प्रस्तुत श्रीलंका ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 6वें सम्मेलन में। ये सार्क का सम्मेलन कौन सा? 6वें सम्मेलन में इसको शामिल किया गया था। ये कब हुआ था? 1991। तो अपन को याद रखना है कब जो साप्ताह जो समझौता हुआ था, इसका जो विचार प्रस्तुत किसने किया था, प्रस्ताव रखा था सबसे पहले किसने रखा था? तो अपन को याद रखना है कि जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उसमें उन्होंने रखा था। और 6वें सम्मेलन सार्क का कौन सा सम्मेलन था? 6वां सम्मेलन था, जो कब किया गया था? संपूर्ण हुआ था 1991 में। इसने जो अपने हस्ताक्षर किए थे साप्ताह पर सभी सदस्य देशों ने, तो कब? साप्ताह के जो सदस्य देश उन्होंने अपने हस्ताक्षर कब किए? 11 अप्रैल 1993। 11 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किए गए। अब इसकी जो एक लागू कब हुआ, लागू या परिवर्तन में कब आया, प्रभावी रूप से कब हुआ? तो ये लागू की इसकी जो डेट है अपन को ये याद रखना है कि 7 दिसंबर 1995 को लागू किया गया। अपन को ये याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि अब पूछना कि जो साप्ताह कब लागू किया गया, तो 7 दिसंबर 1995 को लागू किया गया था। इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो कब किए गए थे? 11 अप्रैल 1993 को किए गए थे। इसका जो सम्मेलन है, कौन से सम्मेलन में इसका प्रस्ताव आया था और कौन लेके आया था? तो इसका सबसे पहले जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया श्रीलंका के द्वारा किया गया था, और ये 6वें सम्मेलन में किया गया था। और 6वां सम्मेलन कब संपन्न किया गया था? 1991 में। ये सभी चीज़ें साप्ताह के अंतर्गत अपन को इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये अपन को याद रखना है। ये साप्ताह अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे साप्ताह। पहले से इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका जो पूरा नाम क्या है, साप्ताह का पूरा नाम है क्या? तो इसको इसके भी नेट पर देखोगे तो अलग है, कई कई बुकों में अलग मिलेगा। तो मैंने दोनों लिख दूंगा, आपको बता दूंगा कि इसके मैंने दोनों लिख के आया हूँ, बता दूंगा। साउथ एशिया पहला देखते हैं अपन। साउथ एशियन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा देखते हैं अपन, इसका जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट।
इसको अपन को दोनों याद रखना है, इसलिए कौन सा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दूसरा साउथ एशियन, एक साउथ एशियन बोले साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया अरेंजमेंट। तो अपन को बस इतना याद रखना, जो एरिया है इसमें एरिया बढ़ जाएगा, एग्रीमेंट वही रहेगा, सॉरी एग्रीमेंट अरेंजमेंट नहीं, एग्रीमेंट अरेंजमेंट उसमें साफ टर्म पढ़ा था अपन ने। अब अपन इसके बाद में यही पढ़ेंगे इसका जो विचार है वो कौन लेके आया, कौन से सम्मेलन में आया और किस देश लेके आया, कौन सा देश था उसने, और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए, लागू कब किया गया। और इसके अंदर कुछ एक प्रावधान है कि सीधे सीधे ये फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार समझौता की बात कर रहे हैं, जो साउथ एशिया में जो होने वाला है वो मुक्त व्यापार समझौता हो सदस्य देशों में। तो मुक्त करेंगे तो इसके लिए जो एक प्रशुल्क दर होती है, प्रशुल्क जो आयात पर लगती है, टैरिफ बोलते हैं, तो उसमें कमी लाई जाएगी जिससे कि वस्तुओं को आयात बढ़ सके और निर्यात किया जा सके, आयात बढ़ाया जा सके। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका किया गया। अब इसका जो विचार है, प्रस्ताव बोलो, प्रस्ताव, प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है, भारत ने। कब, 12वें शिखर सम्मेलन में। 12वें शिखर सम्मेलन ये कब हुआ था, जो 12वां जो हुआ था शिखर सम्मेलन, ये 1 जनवरी 2006 को, कब, 2006 को ये प्रस्ताव आया था। इसका किसने रखा था, भारत ने रखा था। कब, 12वें शिखर सम्मेलन, और कब, 2006 में। अब इस पर देखते हैं अपन कि जो 2004 में हुआ था 12वां शिखर सम्मेलन, याद रखना भी, जो 12वां शिखर सम्मेलन 2004 में आया था, इसका विचार जो है 2004 में आया, लेकिन इसका जो लागू होता है, प्रस्ताव रखा गया, तो जो लागू होने की डेट है, ये प्रभावी बोल सकते हैं, परिवर्तन में कब आया है ये, वो आया है 2006 में, 1 जनवरी 2006, याद रखना मेरे को, 1 जनवरी 2006 में ये आया था। कौन सा हफ्ता, इसके अंदर क्या हुआ था, कुछ उत्पाद थे उस समय। 1 जनवरी 2019 की बात बताऊं मैं, 1 जनवरी 2009, तो दरें घटाई गई थी कुछ उत्पाद पर, जैसे सदस्य देशों ने जो अपने अपने देशों में सीमा शुल्क पर घटाकर कितने 0 से 5% कम की गई थी इनकी जो सीमा जितने भी सदस्य देश हैं इसके सार्क के, जितने भी सदस्य देश हैं, उन्होंने क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, इसके तहत ये बोला गया था 1 जनवरी 2009 को सब लोग बैठे कि भाई जो अपनी जो सीमा शुल्क की जो दर है उनको 0 से 5% कटौती करना है, घटाना है। अपन जितनी भी सीमा शुल्क अभी लेते हैं उसमें से कितना 0 से 5% तक इसको कम करना है। तो ये अपन को याद रखना चाहिए। सार्क जितने सदस्य देश उतने कितने अपने अपने देशों में लागू करेंगे, कितने 0 से 5% घटाकर घटाना है सीमा शुल्क में। जीरो से 5% कटौती करना है, घटाना। जो सीमा शुल्क ले रहे थे वर्तमान में, उसमें से 1 जनवरी 2009 में बैठे सब लोग, तो उन्होंने तय किया है कि अपन 0 से 5% घटाएंगे और इसको आयात जो उसमें वृद्धि करेंगे। इसके तहत कुछ उत्पाद थे, कितने 380 उत्पादों को दक्षिण देशों से आयात पर जो प्रशुल्क दर लगती है उसमें कमी की गई थी, जो घटाई गई थी। 380 उत्पाद थे उसमें, कितनी 380 उत्पाद जो सार्क सदस्य देश जो कर रहे थे, वो आयात कर रहे थे, उसमें तो इनकी दरें जो थी कितनी, तो उसके आयात में जो दरें हैं उसमें कमी की गई थी 380 उत्पाद। तो अपन को याद रखना है कि ये पैसे पूछा नहीं जाएगा। अब पढ़ा रहा तो बेसिकली मुझे पॉइंट मिला तो मैंने लिख दिया था, 380 उत्पाद थे उस समय। अब अपन देखेंगे जो भारत एवं सार्क के संबंध कैसे रहे, क्या कब कितनी मदद की है भारत ने, भारत का इसमें अंशदान कितना है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। सार्क और सार्क और भारत की भूमिका क्या रही सार्क में भारत की, उसको अपन समझेंगे। भारत और सार्क, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो भारत है अपना, तो उसने क्या किया है इनके लिए, अंशदान। भारत का सर्वाधिक अंशदान, अभी जो सार्क के संगठन है उसमें भारत का सर्वाधिक अंशदान देता है। सर्वाधिक अंशदान के रूप में भारत देता है, कितना देता है, 32% अंशदान
भारत करता है। भारत का अनुसरण कितना है? 32% है। इसके बाद से पाकिस्तान का आता है, फिर श्रीलंका का आता है। तो अब सबसे ज़्यादा है किसका? भारत का। तो अपन को याद रखना है कितना परसेंट अंशदान करता है इनकी जो अर्थव्यवस्था उसमें, या फिर जिसको जो भी दिया ऋण दिया जाता है उसमें प्रोवाइड होता है। तो कितना? 32% अपना भारत देता है। ये इंपॉर्टेंट है। 32 कितना है? 32% याद रखना है अपन को। दूसरा देखते हैं अपन कि जब अपन ने प्रथम साल के व्यापार मेला इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इसकी पहला जो व्यापार मेला लगा था वो कहाँ लगा था? अपने नई दिल्ली में। प्रथम साल के व्यापार मेला प्रथम साल के व्यापार मेला कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली। तो हमको याद रखना है नई दिल्ली में लगा था। और ये कब लगा था? 1996 में याद रखना है अपन को। तो ये नई दिल्ली में लगा था सर्वप्रथम साल के व्यापार मेला 1996 में। एक साल की यूनिवर्सिटी भी है, साल की विश्वविद्यालय है, वो भी अपने नई दिल्ली में है, साल की विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे? ये भी नई दिल्ली में है। ये कब खुला था? ओपन हुआ था 2010 में। तो याद रखना अपन को 2010 में जो साल की विश्वविद्यालय है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और प्रथम साल के व्यापार मेला भी नई दिल्ली में 1996 में लगाया गया था। सर्वप्रथम भारत ही इसके जो साप्टा का विचार है, साप्टा किसने? भारत ने विचार रखा, प्रस्ताव रखा तो भारत ने कब? 2006 में। तो अपन को ये भी याद रखना है 2006 में साप्टा ने जो लागू हुआ था उसमें तो भारत की भूमिका 2006 की है। तो ये भी अपन को याद रखना है। इसके बाद अपन देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री अपने मोदी जब 2014 में इन्होंने शपथ समारोह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसमें जो सार्क जितने सदस्य देश थे उन सभी को इन्विटेशन भेजा था, निमंत्रण पत्र भेजा था, आमंत्रित किया गया था कि भाई भाई शपथ समारोह में शामिल हो। मोदी की शपथ समारोह में सार्क सदस्य को आमंत्रित किया गया था। सार्क सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद जब कोविड-19 जैसी महामारी आई उस समय तो भारत सरकार द्वारा सार्क देशों के लिए राहत कार्य भी भेजे गए थे। कोविड की जो वैक्सीन बनी, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई थी, जो उसको जो एक ऑपरेशन चलाया तो ऑपरेशन संजीवनी, कहीं आ जाए ऑपरेशन संजीवनी का संबंधित है। तो ये सार्क से संबंधित है, सार्क सदस्य देश हैं उनसे संबंधित है, ठीक है, सार्क से संबंधित है। और इसमें क्या है, जो कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करवाया गया था। कोविड की जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाई गई थी, ठीक है। कहाँ कहाँ भेजी गई थी? सबसे पहले मालदीव में भेजी गई थी। इसको अपन को याद रखना है। और जो सार्क सदस्य देश में कोविड-19 से निपटने के लिए भी भारत सरकार ने कहती 74 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी थी, 74 करोड़ रुपए। तो ये भी अपन को भेजना याद रखना है कि आर्थिक मदद कोविड-19 में कितनी दी थी सार्क सदस्य देशों को? 74 करोड़ रुपए की। इसके बाद देखते हैं कि जो मालदीव है अपना, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ इन्होंने खाद्यान्न वस्तु भी उपलब्ध कराई थी, भेजी थी। जब कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे थे सभी देश, तो उसमें मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल में इन्होंने खाद्यान्न वस्तुएं भी प्रोवाइड करवाया था। नेपाल, बांग्लादेश तथा मालदीव, यहाँ खाद्यान्न की वस्तुएं प्रोवाइड करवाई गई थी महामारी जैसी उस समय खाद्यान्न वस्तुएं, कौन सा? खाद्यान्न। तो सार्क में बस अपन को इतना ही पढ़ना था जो टॉपिक है।
अपन को। तो सार्क के अंदर का इतना है, इससे कुछ भाग नहीं जाएगा। ये अपन ने इतना है जो पढ़ा है उसको कंप्लीट कर लें आप, इससे अपना कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा ही। तो अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो आसियान का लेंगे अपन। तो आसियान कौन सा, आसियान जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आसियान, इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में भी समझेंगे। जितना इसके बारे में पढ़ा है इसी तरीके से अपन आसियान के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को।